वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, में आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में व्हाट्सएप पर साइबर हमला होने की वजह से इसराइली कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, उस सिलसिले में एक तफसीलात रखता हूँ। महाराष्ट्र में एक नौजवान को कस्टडी में इस कदर मारा गया है कि उसकी हलाकत हुई है, और इसके अलावा मुल्कों के दाखिली मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। इस तरह का सऊदी और हिंदुस्तान का मुश्तरका एलामिया सामने आया है। आपको मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। इसी तरह माशी बहरान से मोदी हुकूमत तो इनकार कर रही है, लेकिन अंबानी का एतराफ़ आया है कि मुल्क में इस वक्त माशी बहरान है। इसके अलावा नाज़रीन, बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर फैसला आने से पहले RSS ने अपनी एक मखसूस मीटिंग को मुलतवी कर दिया है। आइए उसकी क्या सब तफसीलात हैं उसको जानते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आइए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है विजय की, और विजय को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है और मारा गया है, और उसको पीने के लिए पुलिस थाने में पानी तक नहीं दिया गया है। इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, और इसको सिर्फ इस वजह से परेशान किया गया क्योंकि ये एक लड़की और उसका एक बॉयफ्रेंड ने इसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। वो कस्टडी में ही उसने दम तोड़ दिया, यहाँ तक कि पुलिस की जुल्म व ज़्यादती इस कदर बढ़ गई कि जो है उस फैमिली को उसकी बॉडी ले जाने के लिए एक गाड़ी का भी इंतज़ाम नहीं किया गया उसकी लाश को ले जाने के लिए, और बहुत सारे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं पुलिस थाने में। अब मुंबई पुलिस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कस्टडी में इसके मरने के वजह जो है मुंबई पुलिस है, और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया है। अब विजय के लिए इंसाफ लेकर के जस्टिस फॉर विजय के नाम से जो है ट्विटर में कल से ये ट्रेंड चल रहा था। सिर्फ एक लड़की और लड़के की जो है शिकायत दर्ज कराने पर ये सारी चीज़ें पुलिस ने उसके साथ ये जुल्म का बर्ताव किया है। अब देखते हैं कि मुंबई पुलिस के साथ जिसने इस तरह के कार्रवाई की नौजवान के साथ, उसके साथ क्या मामला पेश आता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बेहतरीन नाज़रीन, अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। जी हाँ, व्हाट्सएप की दुनिया से कौन नावाकिफ़ है। अब तो हर शख्स के लिए व्हाट्सएप ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बन चुका है। इसराइली कंपनी पर इल्ज़ाम है कि उसने मकबूल तरीन मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के जरिए जासूसी की है। कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करा दिया गया है। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO ग्रुप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जासूसी की है। व्हाट्सएप ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में NSO ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि इसराइली कंपनी ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाली तकरीबन 1400 डिवाइसेस को वायरस ज़दा सॉफ्टवेयर से निशाना बनाया। मुकदमे में दावा किया गया है कि इसराइली कंपनी का मकसद निशाना बनने वाली डिवाइसेस में मौजूद कीमती मालूमात हासिल करना था। व्हाट्सएप के सरबराह विल्केत कार्ट ने बताया है कि मुकदमा तहकीकात के बाद दायर किया गया है और इसराइली कंपनी के खिलाफ साइबर हमले में मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं। ताहम इसराइली कंपनी ने व्हाट्सएप के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। केत कार्ट ने ट्वीट करके कहा, NSO ग्रुप के बयानात के मुताबिक हुकूमतों को अपनी टेक्निकी खिदमात मुहैया करते हैं, लेकिन रवा साल में 100 से ज़्यादा इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों को उसने निशाना बनाया। ये बदसलूकी बंद होनी चाहिए। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि NSO ने पेगासस नामी सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका मकसद एंड्रॉयड, आईफोन और ब्लैकबेरी या दीगर डिवाइसेस को हाईजैक करके जासूसी करना है। व्हाट्सएप के सरबराह का कहना था कि इसराइली कंपनी का सॉफ्टवेयर और साइबर हमला इंतहाई जदीद नौयत का था, ताहम कंपनी अपने मुलव्वस होने का सबूत न छुपा सकी। केतकाट ने कहा कि तहकीकात से मालूम हुआ था कि साइबर अटैक से जुड़ी इंटरनेट सर्विस और अकाउंट्स का ताल्लुक इसराइली कंपनी NSO से है। इसराइली कंपनी ने व्हाट्सएप के जरिए साइबर हमले रवां साल 29 अप्रैल से 10 मई के दरमियान किए थे, जिनसे वकला, सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों, सियासतदानों, सिफारतकारों और गैर मुल्की सरकारी अहलकारों के ज़रिए इस्तेमाल डिवाइसेस को निशाना बनाया गया। मई में व्हाट्सएप ने साइबर हमलों से निपटने के लिए अपने 1.5 अरब सारिफिन को एप्लीकेशन अपग्रेड करने के लिए कहा था। केतकाट ने साइबर हमले के तरीक़ेकार के हवाले से बताया कि सारिफिन को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल मौसूल होती थी, जो एक नॉर्मल फ़ोन कॉल नहीं होती थी। फ़ोन की घंटी बजने के बाद हमलावर वायरस ज़दा
कोड डिवाइस में ट्रांसफर कर देता था, जिससे उसके फ़ोन की जासूसी की जा सकती थी। इसके लिए सारिफ को फ़ोन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो नाज़रीन, इससे इन तमाम चीज़ों से वाज़ेह हो गया है कि किस तरह से सोशल मीडिया में जो ऐप्स हैं वो हमारे बुनियादी और हमारी खुफिया मालूमात को फराहम करने का भी रास्ता फराहम करती हैं, और इस तरह के वायरस पहले से भी बनाए जा रहे हैं। बिलखुसूस वो कंपनियां जो जासूसी करते हैं वो इस तरह का वायरस इस्तेमाल करती हुई इससे पहले भी बहुत सारी खबरें इसके हवाले से आ चुकी हैं। NSO ग्रुप पहली दफ़ा सन 2016 में मंजर आम पर आया था, जो मुहक्किकीन ने इल्ज़ाम लगाया था कि कंपनी मुत्तहिदा अरब इमारात के एक समाजी कारकुन की जासूसी करने में मदद कर रही है। इस कंपनी का सॉफ्टवेयर पेगासस मुबैना तौर पर सारिफ के फ़ोन कैमरा और माइक को खुद ब खुद ऑन करके उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखता है और डिवाइस में मौजूद डेटा तक रसाई हासिल कर सकता है। यानी आपकी जितनी भी पर्सनल या खुफिया मालूमात होती हैं उसको वो अपनी जगह बैठे बैठे हासिल कर लेते हैं। इस तरह के वायरस अटैक्स होते रहते हैं, जैसे हमने आमतौर पर सुना है कि फ़लाँ जगह साइबर अटैक हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें वायरस के ज़रिए से ही की जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे और आपको बल्कि हर फर्द को चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए कि अपनी खुफिया मालूमात अपनी होती हैं। इससे दूसरा इंसान बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल करता है। बहरकैफ आप नाज़रीन, बात करते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी और 2 रोज़ा सऊदी दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 2 रोज़ा सऊदी दौरे के इख्तिताम पर जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत की तमाम शक्लों को मुस्तरद करने के अपने अहद का इरादा करते हैं। दफ़ा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को उछालने की मुसलसल कोशिशों के पस मंज़र में मज़कूरा मुश्तरका बयान अहमियत का हामिल माना जा रहा है। हिंदुस्तान बार बार अपने इस मौक़िफ़ का इरादा करता रहा है कि कश्मीर उसका अटूट हिस्सा है और दफ़ा 370 को ख़त्म करना उसका दाखिली मामला है, क्योंकि आइन में एक आरिज़ी इल्तिज़ाम था और हिंदुस्तान ने अपने इख्तियारात के तहत ही मज़कूरा कदम उठाया है। हिंदुस्तान ये भी वाज़ेह कर चुका है कि दफ़ा 370 को ख़त्म करने का लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है और वो शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामिया की बुनियाद पर तमाम मामलात पर किसी तीसरे फरीक की सालिसी के बगैर बाहमी तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। यहाँ ज़राए ने बताया कि बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल्ला के साथ मोदी की मीटिंग में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं हुआ। मुश्तरका बयान में मजीद कहा गया है कि मुल्कों की खुद मुख्तारी पर किसी भी तरह के हमलों को रोकने के सिलसिले में आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के दौरान भी ये बात वाज़ेह तौर पर दिखाई दी कि सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के रिश्तों में पिछले चंद बरसों में काफ़ी तब्दीली आई है। दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़्यादा करीब है, इस तरह के मीडिया में खबरें आती रही थी। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब की भी वैसी ही क़ुरबतें हैं, बल्कि एक तारीख़ी क़ुरबतें हैं उनके आपस में। ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब को मनवाने में नाकाम रहे कश्मीर के मुद्दे को लेकर के? ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर नज़र आती है नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे में। बहरकैफ मुश्तरका एलामिया इसी बात को लेकर के ख़ास अहमियत का हामिल है कि उसमें जो है दाखिली मामलात में मुदाखलत की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं है। ये हिंदुस्तान का अपना मौक़िफ़ है जिसको सऊदी अरब ने भी दोहराया है। तो इससे बात साफ वाज़ेह हो जाती है कि कश्मीर के मामले में सऊदी अरब कोई किरदार अदा नहीं करेगा। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तानी मईशत की। हिंदुस्तानी मईशत की बिगड़ती हालत को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी माना है कि मुल्क बहरान के दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब में एक तकरीब से खिताब करने पहुंचे अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत में थोड़ी सुस्ती का दौर चल रहा है। काबिल ज़िक्र है कि पीएम मोदी इस तकरीब के अहम मुकर्रिर थे। दरअसल 29 से 31 अक्टूबर तक सऊदी अरब के शहर रियाद में मुनक़िदा सालाना सरमायाकारी स्टेज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को खिताब करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि हाँ, हिंदुस्तानी मईशत में थोड़ी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जुज़ वक्ती है। यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इस वक्त हिंदुस्तान मईशत के बहरान से गुजर रहा है। मईशत को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों में जो तरकीब किए गए हैं उनका नतीजा जल्द ही नजर आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 3 महीनों में हालत बेहतर होंगे, ये कहना है मुकेश अंबानी का। तो इस बात से साफ वाज़ेह हो जाता है कि मरकज़ी हुकूमत जो ये दावा कर रही थी कि मईशत बहरान के दौर से नहीं गुजर रहा है, इस पर अंबानी ने ये बात फुल पॉइंट लगा दिया कि मईशत बहरान से गुजर रहा है, लेकिन उससे निपटा जा सकता है 3 महीनों के वक्फे में। यानी 3 महीने और लगेंगे मईशत यानी हिंदुस्तानी इक़्तिसादियात को वापस अपनी जगह पर लाने या कम से कम बहरान को कम करने में। बहरकैफ नाज़रीन, आखिरी आज की खबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं इस वक्त प्राइम टाइम की। वो है अयोध्या अराज़ी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने से कबल हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। खबरें मौसूल हो रही हैं कि आरएसएस ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली
प्रचारकों की एक इंतहाई अहम मीटिंग मुलतवी कर दी है। आरएसएस की इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा था और हमने ये खबर भी आप लोगों तक पहुंचाई थी, क्योंकि 5 साल में एक बार ही मुनाकिद होती है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में शायक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसएस मुश्किल से इस तरह की मीटिंगों को मुलतवी करता है। आरएसएस के जरिए इस मीटिंग को टालने का फैसला हैरान करने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि इस मीटिंग में तंजीम के प्रचारक दीगर तंजीमों में गए आरएसएस के सीनियर और बासर अराकीन शामिल होने वाले थे। खबरें ये थी कि इस मीटिंग में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय हुसबोले और किशन गोपाल शामिल होने वाले थे। मीटिंग में आइंदा 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाना था। ऐसी खबरें थी कि इस बार इस प्रोग्राम में बीजेपी के कारकुनान भी शामिल होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर मीटिंग को आरएसएस के जरिए टाले जाने को अयोध्या अराजी तनाज़े पर आने वाले फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। नाज़रीन, गौरतलब यह है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है। मामले की समाअत 40 दिनों तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में अपना फैसला सुनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना देगा। बहरकैफ नाजरीन, ये हालात हैं इस वक्त। नवंबर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले बदलने वाले हैं। ऐसे हालात में देखते हैं कि किस जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, या पिछले की तरह से जो है दोनों ग्रुपों को खुश करने वाला होता है। जो भी है, बहरकैफ आज के प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।